दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं श्री विशाल शिवहरे, वैश्विक संयोजक ग्लोबल गांधी और मशहूर राजनीतिक टिप्पणीकार। हम लोग विशाल जी के साथ जो पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था, उनमें विशाल जी ने भविष्यवाणी की थी कि अब खाड़ी युद्ध बंद हो जाएगा। खाड़ी युद्ध वास्तव में बंद हो गया, उनकी भविष्यवाणी एकदम सही निकली। दूसरे, उन्होंने एक और बात कही थी जो बहुत मार्के की थी कि ट्रंप का प्रशासन अरबपतियों से भरा हुआ है और इसीलिए आम अमेरिकियों का क्या होगा इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। दुनिया में लोगों को क्या होगा इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। और वास्तव में ट्रंप का पूरा प्रशासन, उनकी विदेश नीति, उनका पूरा काम करने का तरीका, अरबपतियों की छाप इतनी ज्यादा है कि अभी जब डोनाल्ड ट्रंप चीन गए और वहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, तो वहां पर देखा जाए कि वहां भी अरबपति लोग ही लगातार सक्रिय है। यहाँ तक कि एलन मस्क, वो अपने बेटे को लेकर वहां पहुंच गए वहां पर चीन में, जबकि वहां उन्हें अमेरिका से कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने बाकायदा उसका उल्लंघन किया और वहां पहुंच गए। ये है अरबपतियों का साम्राज्य डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में। स्वागत है आपका विशाल जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। नमस्कार। नमस्कार अभय जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी जी। अभय जी, हम्म जब एक सेल्समैन स्टेट्समैन बनने की कोशिश करता है हम्म या एक सेल्समैन अचानक स्टेट्समैन बन जाता है, तो विश्व की राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं और वो उथल पुथल अपन अभी विश्व पटल पे देख रहे हैं। जी। और उस उथल पुथल का सबसे बड़ा उदाहरण हम्म कि कैसे एक सेल्समैन स्टेट्समैन की कंपनी में रिएक्ट बिहेव करता है, हम्म उसका उदाहरण अभी अपन ने चाइना और यूएस की समिट में देखा। जी। उसमें जो कई सारी बातें हैं देखने वाली, उसमें जिस तरह से आप स्टार्क डिफरेंस देखेंगे अमेरिकन डिप्लोमेसी का की टीम का और चाइनीज डिप्लोमेसी की टीम का, जिस तरह का ओवरऑल कंडक्ट था, जिस तरह का ओवरऑल कन्वीनियंस था, इस तरह का डिमीनर था, वो बहुत ही अलग तरह का था दोनों तरफ से। स्टार्क डिफरेंस जिसको बोल सकते हैं। और ये परिभाषित करता है कि अमेरिका उस समिट से क्या लेके निकला और हम्म चाइना उस समिट से क्या जीत कर निकला। हम्म सबसे पहले ये बड़े ही विचित्र बात थी। वहां पे सी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, हम्म सबसे पहली बात तो ये ट्रिप, ये समिट आप 9 साल बाद हुई है। इससे हम्म पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ही गए थे अमेरिका, चाइना। और इसके बाद बीच में कोई प्रेसिडेंट अमेरिका का चाइना के समिट में नहीं गया। हम्म सी जिनपिंग साहब ने अपनी कॉन्टेक्स्ट को संभालते हुए सबसे पहले उन्होंने तीन बातों पे बिल्कुल मुद्दे की बात कही। हम्म उन्होंने पहले कहा कि हम ताइवान हमारे चाइना के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, अमेरिका और चाइना के रिलेशन। दूसरा उन्होंने कहा कि चाइना एक राइजिंग पावर है, अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। और हमको उन्होंने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक टर्म का इस्तेमाल किया, थूसीडियस ट्रैप, हम्म में नहीं फंसना चाहिए, क्या हम इससे बच पाएंगे। हम्म और चाइना ने, आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, चाइना ने दोनों हाथ अमेरिका की तरफ बढ़ाए। हम्म उन्होंने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया और हम्म साथ में वार्निंग का हाथ भी बढ़ाया कि हम्म अगर हम दोस्त नहीं रहेंगे तो बहुत बुरे दुश्मन साबित होंगे। हम्म जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद उनकी डिप्लोमेटिक टॉक स्टार्ट हुई। हम्म वहां से जो निकल के आ रहा है वो काफी सारा अब मोरलेस क्लियर हो चुका है। सबसे पहले तो ट्रम्प साहब ने ये रिकॉग्नाइज किया कि चाइना के प्रेसिडेंट ने अमेरिका को डिक्लाइनिंग पावर बोला। हम्म उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे बोला पब्लिकली कि चाइना के प्रेसिडेंट ने अमेरिका हम्म को डिक्लाइनिंग पावर बोला है। ओके। पहला। ये दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल ट्वीट पे एक सेल्समैन की तरह वो हम्म पूरी बातें उन्होंने लिखी। हम्म अच्छा, अब आपको इसको समझने से पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप की सेल्समैनशिप को समझना पड़ेगा। हम्म इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े और बहुत अच्छे सेल्समैन है। हम्म वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे और रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें बेचते थे। हम्म सेल्समैन को सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो होती है एक सामान बेचने के लिए, सामान। हम्म तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप स्थिति देखेंगे, हम्म वो पहले इन चीजों को क्रिएट करते हैं हम्म बेचने के लिए। सेल्स के लिए आपके पास सामान होना चाहिए, बेचने के लिए वो सामान एक्वायर करते हैं बाजार से, हम्म वर्ल्ड मार्केट से। जैसे मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, उन्होंने सामान बनाया टैरिफ। हम्म उन्होंने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दी, 150%, 70%, 80%। फिर उस टैरिफ को हर कंट्री को एक एक करके बेचने लगे वो।
हम आपके टैरिफ कम कर देंगे, आप हमें ये दे दीजिए, आप हमें वो दे दीजिए। इस तरह से वो अपनी सेल्समैनशिप को क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको बेचने की तैयारी करते हैं। यहाँ भी उन्होंने यही किया, उन्होंने चाइना पे टैरिफ लगा दिए थे। इस टैरिफ को सुलझाने के लिए या चाइना की इस पूरी रणनीति को करने के लिए, जब उनके पास कुछ बेचने को नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया कि मैं ईरान से तेल की कंट्रोल करके मैं तेल ही बेच दूंगा ईरान का। इससे पहले वेनेजुएला पे तेल का कंट्रोल ले चुके थे और उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने, आपने ध्यान हो शायद आपको, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला के तेल के बेचने के परमिशन बेचने चालू कर दिए। अमेरिका, हिंदुस्तान कितना तेल अमेरिका वेनेजुएला से लेगा, उसकी परमिशन अमेरिका देता है। वो सेल्समैन है, वो बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने वो किया। जब उन्होंने ईरान पे वॉर किया, तो ईरान ने हॉर्मुज का कंट्रोल ले लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये समझ में आया कि हमारे हाथ से बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, निकल गया सब कुछ, लड़ाई जीत नहीं रहे, बेच नहीं रहे। तो उन्होंने हॉर्मुज को क्लोज कर दिया अमेरिकन जहाज ने। जी। बोले मैं उसको बेचूंगा, कि मैं हटा दूंगा हॉर्मुज अगर आप मुझे मेरी मनचाही डील देंगे। इन सब के बीच में जब एक सेल्समैन और स्टेट्समैन की मीटिंग हुई, तो ओबियसली स्टेट्समैन जीता है और सेल्समैन हारता है। जब जीनपिंग साहब ने एक थुसिडियस ट्रैप की बात बोली, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और उसी डॉक्ट्रिन ने पूरी इस समिट का मूड सेट किया। जी। इस समिट को लेके अमेरिका में, पूरी दुनिया में काफी सारा संशय था, काफी सारी एक्साइटमेंट था, उसको पूरी दुनिया मतलब पैनी नजर से देख रही थी। जी। इस समिट से जो निकल के आया है, वो एक चीज तो अभय जी निकल के आई है कि अभी कुछ दिनों तक चाइना अमेरिका को वॉच करेगा। जी। चाइना ने दोनों हाथ बढ़ाए हैं, दोस्ती का भी और दुश्मनी का भी। उन्होंने रेड लाइंस अपनी डिक्लेयर कर दी हैं। उन रेड लाइंस को अगर अमेरिका ने क्रॉस किया, चाइना उसको बहुत ही सुलझे तरीके से देखेगा, और उसके बाद चाइना अपना हाथ निकालेगा कि उसको दोस्ती का हाथ अमेरिका की तरफ देना है कि दुश्मनी का हाथ अमेरिका को देना है। जी। अब अपन इन सब पे बात करने से पहले एक बार थुसिडियस ट्रैप पे समझ लेते हैं अपन एक बार। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आगे आने वाले विश्व राजनीति में इस पूरी ट्रैप का और आइडियोलॉजी का एक और डॉक्ट्रिन का जिक्र होने वाला है, और उसके हिसाब से ही पूरी दुनिया की पॉलिसी डिसाइड होगी। एक यूनान के महान हिस्टोरियन थे थुसिडियस, उन्होंने एक वॉर पे किताब लिखी थी, जहां पे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि स्पार्टा और एथेंस के बीच का वॉर जो है, वो इसलिए है कि स्पार्टा इज राइजिंग पावर एंड एथेंस वाज एस्टेब्लिश्ड पावर। जब एक राइजिंग पावर एस्टेब्लिश्ड पावर को चैलेंज करती है, और इस बात का डर एस्टेब्लिश्ड पावर के दिमाग में आ जाता है कि हमें ये चैलेंज कर रही है, और दोनों लड़ाइयां इनएविटेबल हो जाती है। जी। उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो एथेंस जो था वो सी पावर था, राइजिंग पावर था, और स्पार्टा जो थे वो लैंड पावर थे, और वो एस्टेब्लिश पावर थे। जी। स्पार्टा के मन में इस बात का डर बैठ गया कि एथेंस हमको डिस्प्लेस कर देगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल एक फियर था। जीनपिंग साहब ने ये बोल के क्लियर कर दिया कि हम राइजिंग पावर है और चाइना और अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, सबसे पहला। दूसरा, उन्होंने स्ट्रैप का भी जिक्र किया। थुसिडियस, एक आइडियोलॉजी अलग है, ट्रैप अलग चीज है। ट्रैप का मतलब है कि दो महाशक्तियां ऐसे फंसी हुई हैं, वो इससे अपने मानसिक रूप से इससे निकल पाएंगे कि नहीं। उन्होंने ट्रैप का जब जिक्र किया, तो इसमें एक चीज और क्लियर होती है कि अमेरिका, इसीलिए आप देखेंगे कि ईरान से जब लड़ाई चल रही थी, और भी फ्लैश पॉइंट अमेरिका के थे। अमेरिका और चाइना ने वो पनामा कैनाल से भी विड्रॉ किया था चाइना ने। चाइना ने अपने आप को इस ट्रैप में फंसने से मना कर दिया है। उसने ईरान की उतनी मदद की जितने की उसको अपने ऑयल सिक्योरिटी के लिए आवश्यकता थी। उसने इस ट्रैप के बारे में चाइना, अमेरिका से जिक्र करके ये बता दिया है कि आप इस ट्रैप में फंसेंगे केवल डर के कारण, और उसका नतीजा वॉर होगा। ये बात उन्होंने स्टैब्लिश कर दी। अब आते हैं अपन इसके अगले पहलू पे।
जो उनका प्रशासन था, हम्म, उसके प्रशासन में काफी लोग थे, काफी बिजनेसमैन डेलीगेट्स थे, 27 कंपनीज के सीईओ गए थे। अमेरिका को अभी कुछ डीलें मिली हैं, कुछ के बारे में धीरे धीरे करके जिक्र आएगा। चाइना ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को बता दिया है कि हम टैरिफ पे बात नहीं करेंगे। हम्म, चाइना ने टैरिफ पे कोई बात नहीं की अमेरिका से। हम्म, चाइना ने ईरान पे भी बात करने से कोई पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म, ट्रम्प साहब ने अपने आखिरी के रिमार्क में खुद ही बोल दिया कि मैंने ईरान पे भी बात की है। हम्म, चाइना की तरफ से कोई अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है, ऑफिस आधिकारिक और अनधिकारिक तरीके से कोई रिएक्शन नहीं है। चाइना अब अब थोड़ा सा और इसको अगर अपन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझें और अपन बिल्कुल सेल्समैन और स्टेट्समैन की एनालॉजी से इसको डिकोड करें, तो आपको एक बात और समझ में आएगी। हम्म, आखिर जो ईरान में लड़ाई हो रही थी, उस ईरान की लड़ाई में जो मैंने आपको पहले भी कहा था, आर्ट ऑफ डील एंड आर्ट ऑफ वॉर के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में सबसे अच्छी बात यह चाइना ने जो किया, या जो समझने की बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय एनालिसिस्ट को ये बात समझना चाहिए, चाइना हर लड़ाई को हम्म, एक लॉजिस्टिक लड़ाई में कन्वर्ट कर देता है। हम्म, आज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के बीच में लेके आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आज से आप 2200 साल पुरानी इतिहास देखें, हम्म, तो चाइना की एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो इतनी बड़ी है कि वो चंद्रमा से बिना किसी नंगी आंख से देखी जा सकती है। आज से 2000 साल पहले अभय जी, इतनी बड़ी वॉल का कंस्ट्रक्शन करना एक बहुत बड़ी बात है। हम्म, जब एक छोटे छोटे कमरे भी नहीं बना पाता था आदमी 10 बाई 10 के, हम्म, इतनी बड़ी वॉल बनाना, इस बात को लेके बनाना कि हम इस वॉल को बनाने से हूणों से और उनसे होने वाले हमलों को रोक सकते हैं। हम्म, वो सोच और उसको लॉजिस्टिकली चैलेंज को में कन्वर्ट कर देना और उसको सॉल्व कर देना। हम्म, आज विश्व की सारी फैक्ट्रियां चाइना में हैं, वो केवल और केवल लॉजिस्टिक चेन को सॉल्व करने की वजह से है। जब ईरान की लड़ाई हुई और अमेरिका ने उसमें 70% अपनी मिसाइलें फायर कर दी, हम्म, वो ड्रोन भी चाइना के थे, वो ड्रोन भी ईरान को चाइना ही सप्लाई कर रहा था। जब वो उन्होंने कर दिया, तो चाइना ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उस लड़ाई को एक लॉजिस्टिक लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया अमेरिका के लिए। आज अमेरिका की 70% मिसाइलें फायर हो चुकी है। अब उनके पास अपनी खुद की कंट्री को डिफेंड करने के लिए मिसाइलें नहीं है, बाकी और जो विश्व की ठेकेदारी थी उसको तो मिसाइलें है ही नहीं उनके पास। जब ये हुआ, अब चाइना ही डिसाइड करेगा कि उन मिसाइलों को या उन आर्मी की मटेरियल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई चाइना को करना है कि नहीं। इस तरह से चाइना ने हर लड़ाई को जीता, इस लड़ाई को जीत रहा है और जीतेगा। चाइना हर लड़ाई को लॉजिस्टिक लड़ाई में रख देता है, जबकि अमेरिका आज की डेट में हर लड़ाई को डोनाल्ड ट्रम्प साहब सेल्समैनशिप की और डील्स की लड़ाई में। इसका मतलब है सुन जू की थियरी, इसके बारे में आपने पहले बताया था, आर्ट ऑफ वार, जिसमें सुन जू ने कहा था कि सबसे सबसे सफल युद्ध वो है जो बिना युद्ध किए ही जीत लिया जाए। एब्सोल्युटली। हाँ, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प की थीसिस है जो आर्ट ऑफ डील, जिसमें वो हर चीज को एक सौदे में तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ वार जो है वो जीत रहा है और आर्ट ऑफ डील जो है उसके मुकाबले मात खा रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने एकदम अपने दर्शकों को सही बताया। अब मैं आपको और ये मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ये वॉर लड़ाई ईरान की खात्मे की ओर हो चुकी है। इस लड़ाई में एक नया पहलू आया है। ये लड़ाई जिस चीज के लिए की गई थी वो हो चुकी है अब। ये लड़ाई चाइना और अमेरिका की समिट के लिए की गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब को एज ए सेल्समैन कुछ बेचने के लिए सामान चाहिए थे, और उनको ऐसा मानना था कि मैं बहुत सारे सामानों को इकट्ठा कर लूंगा इस लड़ाई के बाद। और वो उस लड़ाई में बहुत ज्यादा सामान इकट्ठे नहीं कर पाए, तो आखिरी में उन्होंने हॉर्मूज पे अपना एक बैन लगा दिया कि मैं इसी को बेच दूंगा आखिरी में।
शायद वो बेच नहीं पाए आखिरी में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हॉर्मुज में अपनी, और तो आपका आखिरी में कहना जो है कि जो ओमान की खाड़ी से उन्होंने जो नाकेबंदी की है, वो भी इसीलिए कि बाद में इसके बेसिस पे वो कोई डील कर लेंगे, मतलब। डील कर, जी। वो डीलर है। हम्म। चाइना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। चाइना ने कहा कि हमारे शिप पे अगर आपने अटैक किया, हम्म। इट विल बी ए कॉन्सिक्वेंशियल। हम्म। सर, अब इसमें आपको जो समझने वाली बातें हैं, जब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था शायद एक बार, अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अरबपतियों से भरा हुआ है। हम्म। अभी आप एलॉन मस्क के बेटे की बात कर रहे थे, जिनकी उम्र करीब 4.5-5 साल है। हम्म। वो हो सकता है उनके पास इतना पैसा हो अपने पिताजी की तरफ से कि भारत के कई राज्यों का जीडीपी उससे कम हो। हम्म। सो वो 4 साल के बच्चे नहीं है, वो बहुत बिलियनर आदमी है, हम्म। बिलियनर बालक हैं दुनिया के। हम्म। हो सकता है जब तक वो 18 साल के हो तो दुनिया के ट्रिलियनर बालक बने, वो हम्म। का खिताब भी वो ले ले। हम्म। अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स हम्म। भी बहुत ज्यादा प्ले कर रही है, और हम्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास इंटरनल पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा प्रेशर है हम्म। इस पूरे सॉल्यूशन को निकालने का। हम्म। मैं आपको अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने अमेरिका की जनता से बहुत सारे प्रॉमिस किए। हम्म। उसमें एक प्रॉमिस ये था कि मैं $3 ट्रिलियन के टैक्स कट्स आपको दूंगा। हम्म। दूसरा प्रॉमिस ये था कि मैं हर आदमी की लाइफ आसान करूंगा, प्राइसेस कम करके, अंडे की प्राइस, गैस की प्राइस, दूध की प्राइस, बहुत सारी प्राइसेस कम कर दूंगा। हम्म। तीसरा प्रॉमिस उन्होंने, जो सबसे बड़ा प्रॉमिस था, उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का प्रॉमिस वहां की जनता से किया, क्योंकि 250वीं सालगिरह आने वाली थी और उसके लिए उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाने का बीड़ा हम्म। उठाया। हम्म। अभी जब, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लेके आए, वो ये हम्म। टैरिफ से पैसा आएगा, मैं $3 ट्रिलियन का टैक्स कट कर दूंगा, हम्म। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगी अमेरिका में, हम्म। वो कर दूंगा, इमिग्रेशन के मैं खत्म कर दूंगा इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में, उसके लिए आइस और उसको बहुत सारे पावर्स दे दिए उन्होंने। जब ये सब किया, और अब जब मिड टर्म का टाइम आ रहा है, तो उनके पास दिखाने और देने के लिए कुछ भी नहीं है। टैरिफ फेल हो गए, हम्म। इमिग्रेंट्स जो पहले जाते थे डेमोक्रेट्स की सरकार में, उससे कम गए हैं। हम्म। कोई फैक्ट्री अमेरिका में आने को तैयार नहीं है, लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है, और अमेरिका में केवल और केवल एआई की हाइप के ऊपर बातें हैं, बाकी तो और रियलिस्टिक तो कुछ चेंज नहीं आया है। हम्म। और बल्कि उल्टा लौट के अमेरिका ने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया। आज हम्म। अमेरिका का सबसे बड़ा मित्र जो है वो पाकिस्तान है। हम्म। पाकिस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमी और कंट्री है, बहुत शक्तिशाली कंट्री है, जो अमेरिका के साथ खड़ी हुई है, इस हम्म। भीषण परिस्थिति में भी खड़ी हुई है। जी। अब सर, मैं आपको एक बात और बताता हूं आज, हम्म। जो एक इंटरेस्टिंग बात है। अभी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पॉम बोएंडी को अटॉर्नी जनरल के पद से हटाया था। बढ़ाया। हम्म। उसके बाद से बहुत सारी बाजार में चर्चा गर्म थी कि अगला कौन। हम्म। तो उस रेस में सबसे जो आगे चल रहे थे वो काश पटेल चल रहे थे, हम्म। एफबीआई के डायरेक्टर। हम्म। तुलसी गबार्ड जी थी, हम्म। वो भी काफी टक्कर दे रही थी। लेकिन अभी इस चाइना और अमेरिका की समिट के बाद एक नए एंट्रेंट उस रेस में आ गए हैं, हम्म। और वो सबसे लास्ट एंट्रेंट है, लेकिन उन्होंने अपना स्थान सबसे पहले कर लिया है हम्म। उस फायरिंग की रेंज में। उनका नाम है मार्को रूबियो। हम्म। वो अमेरिका के स्टेट ऑफ विदेश सेक्रेटरी मंत्री। है। हम्म। और वो इस लाइन, अब इस रेस में अगले हटने वाले की रेस में सबसे आगे उनका नाम चल हम्म। रहा है। हम्म। जब ये होगा, हम्म। और अमेरिका में 4 जुलाई से 250 साल पूरे होने के प्रोग्राम चालू हो रहे हैं, हम्म। एक अटैक उनके व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट पे हो ही चुका है, डिनर पे। हम्म। इन सब परिस्थितियों में ट्रंप साहब ने पूरे अमेरिका को और अपने आप को फंसा लिया है, हम्म। और इससे कोई अब एग्जिट नहीं है उनकी, कोई एग्जिट नहीं है। हम्म। ईरान ये वॉर जीत चुका है। हम्म। ईरान ने टोल टैक्स परमानेंट कर दिया है, हम्म। उनके पार्लियामेंट ने उसको रेटिफाई कर दिया है। उन्होंने एक वहाँ पे अथॉरिटी बना दी है, एक वेबसाइट है जहाँ पे वो शिप आते हैं, उस हाई सीज में उस वेबसाइट पे उन अथॉरिटी से अपने पास करने की अथॉरिटी मांगते हैं। हम्म। और जब वो जो उन्होंने उसको टोल हम्म। का नाम दिया है, जब वो टोल पे हो जाता है हम्म। युआन में,
तो या बिटकॉइन में, हम्म, तो उन चिपों को जाने की परमिशन मिलती है। तो अमेरिका इसको रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका इसमें पार्टनरशिप चाहता है। ये तुम पहले ही से अग- कह रहे थे। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के वक्तव्यों को देखें हम्म, तो अमेरिका इसमें पार्टनरशिप चाहता है। हम्म, और पार्टनरशिप ईरान देगा कि नहीं देगा वो तो ईरान के नीति निर्धारकों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो खत्म नहीं होने वाला टोल टैक्स। हम्म, ईरान उसको पूरी तरह रखेगा, हम्म, अमेरिका को वो कुछ नहीं देगा। और अमेरिका अपना अगर टोल टैक्स लगा ले तो लगा ले, हम्म, वहां पे एक और नाका लगा के, जैसे बिहार की और मत कई इंडिया में भी कई रोडें थी कई से कई साल पहले, या हर चुंगी पे, या हम्म, अफगानिस्तान में इस तरह की रोडें थी तालिबान की, हम्म, उस तरह की स्थिति अगर हो तो हो। हम्म। तो ये तो बिल्कुल जो युद्ध शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस युद्ध में आपका कहना है और दूसरे लोग भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि अमेरिका अमेरिका की का कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से पराजित हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें। और चीन के मुकाबले भी चीन ने तो उनके मुंह पे ही कह दिया कि आप एक डिक्लाइनिंग पावर है, मतलब आपका ग्राफ नीचे गिर रहा है और हम एक उभरती हुई ताकत है। तो ऐसी हालत में क्या हम ये मान के चलें कि नवंबर में जब मध्यावधि चुनाव होंगे अ, अमेरिका में, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी पराजय का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बहुमत से जीतने वाले हैं मिड टर्म में। जी। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के इतिहास में इतने वोट शायद कभी नहीं मिलेंगे, मिले होंगे किसी भी प्रेसिडेंट को मिड टर्म में जितने डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाले हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप के वोट की राजनीति हुँ, और अमेरिका का भविष्य हुँ, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं आज। जी। फोर्ड एक कंपनी हुआ करती थी, कई और भी कंपनियां थी, जनरल मोटर्स एक कंपनी है अमेरिका में। हुँ, उनका एक बहुत ही सिंपल सा हुँ, स्लोगन रहता था, हुँ, व्हाट इज गुड फॉर जनरल मोटर्स इज गुड फॉर अमेरिका एंड वाइस वर्सा। हुँ, जो जनरल मोटर के लिए अच्छा है वो अमेरिका के लिए अच्छा है, और जो अमेरिका के लिए अच्छा है वो जनरल मोटर के लिए अच्छा है। हुँ, आज इस परिस्थिति में वो जी, बात साथ नहीं होती। जो जी, अमेरिका के लिए अच्छा है वो ट्रम्प साहब की मागा मूवमेंट के लिए अच्छा नहीं है, हुँ, या अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। हुँ, और जो ट्रम्प साहब के लिए अच्छा है वो अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। हुँ, अमेरिका आज अलग थलग पड़ा हुआ है। हुँ, उन्होंने पूरी दुनिया में मागा का या अपने टैरिफ का से अपने दोस्तों को तो अलग थलग कर दिया, जी, लेकिन उन्होंने अपने वोटों को कंसोलिडेट कर लिया। हुँ, वो एक अलग बहुत ही गहरा मुद्दा है, उस पर अपन किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। जी, मुझे लगता है दो विषय में अपन को चर्चा करनी चाहिए। एक तो 250वीं वर्षगांठ अमेरिका की, जी, जी, 4 और जुलाई। एक ये, हाँ, और एक ये राइट विंग पॉलिटिक्स या मागा हुँ, अमेरिका का। जी। इस पे अपन को एक बहुत ही गंभीर चर्चा करनी चाहिए, और बिल्कुल बनती है। नहीं, अगली बार इस पे हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। अच्छा, अब हालाँकि आप हमारी इस चर्चा का परिप्रेक्ष्य मुख्य तौर पर एक ग्लोबल परिप्रेक्ष्य है, जिसमें हम लोग चीन और अमेरिका के बीच में अभी जो शिखर वार्ता हुई पेइचिंग में उसके बारे में बात कर रहे थे। और क्या आप पसंद करेंगे कि आपको जो भारतीय विदेश नीति है उसका इस वक़्त एक जो प्रकरण चल रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग उसमें कुछ चर्चा करें? हाँ, या बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बताइए ना। जी, देखिए इस वक़्त हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पे हैं। हाँ, हाँ, 5 वो देशों की यात्रा हाँ, पे है। उनका कॉन्टिनेंटल यूरोप भी जाना है उनको। वो उनको नॉर्डिक समिट के लिए वो यूरोप हाँ, यूरोप गए नॉर्डिक हुए हैं, समिट बहुत बड़ी समिट है। हाँ, उनको उधर भी जाना है इटली भी जाना है, मतलब वेस्टर्न यूरोप हाँ, हाँ, यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप में भी जाना है। फिर अबू धाबी में संयुक्त अरब वहाँ भी वो मौजूद थे। उनके शेख से गले मिल रहे थे और उन पे जो ईरान ने हमले किए उसकी निंदा कर रहे थे। लेकिन ट्रम्प और शी जिनपिंग की मुलाकात पे सारी दुनिया की निगाहें थीं और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। और ये एक ऐसे मौके पे उन्होंने ये अपनी यात्रा क्यों चुनी मोदी जी ने? वरना आमतौर पे उनकी तो अदा ये रहती है कि वो इस चालाकी से अपना दौरा चुनते हैं ताकि थोड़ा उसके ऊपर फोकस आए। अभय जी, हुँ, भारत एक विश्व शक्ति है। हुँ, उसको उसका विश्व में अपना एक स्थान है। हुँ, अ,
जब भारत अभी चाइना और अमेरिका की समिट में भारत का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ किसी भी पार्टी की तरफ से। हम्म, लेकिन मैं आपको कुछ रिकॉर्ड के लिए बता दूं, उसी वक्त भारत में ब्रिक्स की समिट चल रही थी। हम्म, बहुत सारे देश के विदेश मंत्री वहां आए थे और भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक उस ब्रिक्स समिट को संपन्न किया। हम्म, इतने हाई टेंशन के बीच में और बहुत ही नाजुक स्थिति में भारत ने विश्व की बहुत ही नाजुक स्थिति के बीच में इस समिट को हैंडल किया। जी, अभी कुछ दिनों बाद भारत में एक अफ्रीका समिट भी होने वाली है। हम्म, अफ्रीका के सारे देशों के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। हम्म, मोदी जी अभी नॉर्डिक समिट के लिए हम्म, यूरोप में हैं और वहाँ भी काफ़ी देशों में भारत की प्रेजेंस और भारत की स्थिति का संज्ञान लिया जाएगा। जी, भारत आज विश्व के पटल पे हम्म, पहले से बहुत विजिबल और अच्छी स्थिति में है। हम्म, लेकिन मैं बोलूँ अपनी पूरी इंटरनेशनल पॉलिसी हम्म, पूरी तरह से सही है या पूरी तरह से परफेक्ट है, वो थोड़ा मैं वहाँ डिफर करता हूँ। हम्म, भारत विश्व शक्ति के रूप में और कर सकता है, जितना कि आज वो करने के लिए या कर रहा है। हम्म, उसके लिए अपन को बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे सिस्टमैटिक। अपन को थीसीडियस ट्रैप में नहीं फँसना चाहिए, हम्म, जो कि मोदी जी ने बखूबी अपने आप को निकाला है। आप देखें भारत के रिश्ते आज की डेट में अमेरिका से भी बहुत अच्छे थे। हम्म, अमेरिका चाइना से भी बहुत पुराने से रिश्ते अच्छे थे। हम्म, भारत ने पिछले कुछ सालों में अबू धाबी से और यूएई से अपने रिश्ते बहुत सुदृढ़ किए हैं। शायद मोदी जी की ये हाफ अ डज़न ट्रिप उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में यूएई की लगाई हैं। हम्म, इससे पहले शायद 1973 में कोई भारत के प्रधानमंत्री यूएई गए थे हम्म, और मोदी जी के कार्यकाल में हाफ अ डज़न से ज़्यादा की ट्रिप हो चुकी हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल मोदी जी ने भारत की नीति को, विदेश नीति को आगे बढ़ाया है अपने ढंग से और अपने ढंग से चलाया है। विशाल जी, हम लोग अब चर्चा के आखिरी दौर में हैं। जी। हिंदुस्तान में जिस दुर्घटना का बहुत लंबे अरसे से देश का हर व्यक्ति इंतजार कर रहा था, वो दुर्घटना घट गई है और सरकार ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इन तीनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। तर्क ये है कि भाई हमने तो पिछले 4 साल से बढ़ाई नहीं थी और खाड़ी युद्ध में दुनिया के हर देश में कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए हमने यहाँ भी कीमत बढ़ा दी है। अब बहस इस बात पर चल रही है कि भाई इन कीमतों से महँगाई कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्या होगा? तो अ, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये कीमतें अभी कम से कम 5-6 बार और बढ़ेंगी जल्दी-जल्दी। जब तक ₹25 लीटर पेट्रोल नहीं बढ़ जाएगी, ₹25 लीटर डीजल नहीं बढ़ जाएगा और गैस भी बहुत नहीं बढ़ जाएगी, तब तक ये लगातार कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? अ, अभय जी, जैसा अपना प्रोग्राम है एनआरआई की नज़र, हुँ, इसमें अपन जो व्हाट दिल्ली कांट सी फ्रॉम दिल्ली, हुँ, जो दिल्ली से चीज़ें लोगों को दिल्ली में बैठ के समझ में नहीं आती हैं। हुँ, अभय जी, अगर आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, आज जो $110, हुँ, $115 और एक्चुअल क्रूड ऑयल $155 पर बैरल है, हुँ, उसके तारतम्य में देखें तो ये बढ़ोतरी 2-3 सेंट की है। ₹3 मतलब लगभग 3 सेंट, 3 पैसे अमेरिका के। हुँ, सो ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बात है। हुँ, असली बात ये इस सबसे पहले इस पूरे बढ़ाने की चर्चा जो है, बात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी रैली से कही थी। सो सवाल ये नहीं है अभय जी कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। सवाल ये है अभय जी कि किस बात को छुपाने के लिए इस बात को कहा। हुँ, इसमें असली मुद्दा अ, जो आज आज पूरा देश इस बात की चर्चा कर रहा है कि हुँ, पेट्रोल के प्राइस 3 साल, 5 साल, 8 साल, ₹10, ₹25 अ, इस किसी चीज को डाइवर्ट करने के लिए या किसी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को बनने से पहले खत्म करने के लिए ही ये बात लोगों को बताई गई और इस पर पूरे देश में चर्चा करवाई गई, जिससे कि जो दूसरे डेमोक्रेटिक मामले हैं, हुँ, जैसे उस वक्त 5 राज्यों में चुनाव होके जिस तरह से सरकार चुनी गई, हुँ, एसआईआर पर चर्चा, इस सब पे चर्चा को अवॉइड करने के लिए इस तरह के विषय को हुँ, लाया गया। जी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइस बहुत बढ़े हैं, भारत किसी तरह के तेल का प्रोड्यूस नहीं करता है।
लेकिन इस पूरे समय से लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को के मुद्दों को डाइवर्ट करके ये सरकार का कदम उचित नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये है, ये आपकी समीक्षा बहुत अनूठी किस्म की है। मैंने किसी को ये समीक्षा करते हुए नहीं सुना। आप जो बात कह रहे हैं, वो अलग तरह की बात है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इसके ज़रिए दरअसल जो मौजूदा राजनीतिक बहस है और जो मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, जिससे मोदी जी की राजनीति संकट में फँसती हुई नज़र आ रही है या देर तक संकट में फँस सकती है, यानी वोट चोरी का मुद्दा। इसके इर्द-गिर्द विपक्षी एकता भी हो सकती है, जो पहले नहीं हो पा रही थी जब तक कि ये क्षेत्रीय शक्तियाँ सत्ता में थीं। अब चूँकि इस चुनाव में हार गई हैं, इसलिए वो राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा इन लोगों ने मान लिया है कि हाँ, इसके इर्द-गिर्द बात होनी चाहिए। तो लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थों का प्रश्न है, इसको भी सरकार चालाकी से इस पूरी बहस में एक स्पिन देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अभय जी, इसमें आपकी मैं बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पिन और नॉट स्पिन इज़ डेफ़िनिटली उन्होंने किया है, और विपक्ष इसमें क्या कर रहा है और वोट चोरी वगैरह इन सब पे मेरा कोई अध्ययन नहीं है, क्योंकि मैं भारत की राजनीति को इतना ज़्यादा गहरी तरह से नहीं देख पाता। हुँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ कि भारत की राजनीति विपक्ष की वजह से नहीं है, या लोकतांत्रिक भारत की प्रक्रिया विपक्ष की ज़िम्मेदारी नहीं है। हुँ, वो भारत की जनता की ज़िम्मेदारी है, हुँ, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत के संविधान से आती है, और संविधान में वी द पीपल, हम भारत के लोग, हुँ, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी जनता की है, ना कि किसी अपोजिशन पार्टी या किसी एक पार्टी की। पहला। दूसरा, बहुत हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कांग्रेस उसमें एक पार्टी है, बीजेपी उसमें एक पार्टी है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी जनता की है। ये तो एक मुख्य तथ्य है। इससे बड़ी बात, अभी आप अगले 6 महीने क्या देखेंगे, छोटे छोटे मुद्दों को, हुँ, इररिलेवेंट मुद्दों को इतना बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाएगा। हुँ, जैसे नीट का मुद्दा है, हुँ, 5-6 बार तो पेपर लीक हो ही चुका है। हुँ, सरकार को सर्टिफाई एक अथॉरिटी गठित करनी चाहिए, जो ये हर पेपर के बाद सर्टिफाई करके दे हुँ, कि ये पेपर लीक नहीं हुआ था, हुँ, ना कि पेपर लीक हुआ है। हुँ, लेकिन अभी आज ही एक नया मुद्दा तैयार हो रहा है कि किसी जज साहब ने कुछ टिप्पणी कर दी है छोटी सी। अभी आप अगले 6 महीने तक बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ता हुआ देखेंगे, हुँ, जो केवल और केवल इस बात के लिए कि देश की जनता डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक तरी को कैसे बचाया जाए, इस हुँ। पे बहस ना करते हुए अन्य मुद्दों पर बहस करे, और अगले 6 महीने में सब वो भूल जाए जो कि 5 राज्यों के चुनाव में हुआ है। बहुत खूब विशाल जी। ख़ास तौर से इस विश्लेषण के लिए मैं आपकी दाद दूँगा नहीं, और मुझे नई माफ करें, मेरा भारत की राजनीति में कुछ नई भारत ज्यादा। के सारे दर्शक इसके ऊपर सोचेंगे क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मसला है। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप एनआरआई की नज़र से देख रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को तो लगता है कि भई जो प्रतियोगी परीक्षाएँ ठीक से देश में नहीं हो पा रही हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप भी मानते हैं कि बड़ा प्रश्न है। अभी भोजशाला वाला मसला आ गया है मध्य प्रदेश का, उस पे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है आज कि वो तो हिंदुओं की भोजशाला है। अब उसके ऊपर लगातार टीवी पे बहस चल रही है, वो भी एक मसला है, इसमें लोग डूब गए हैं बहस में और उनको डुबाया जा रहा है इस बहस में। जी। अगले 6 महीने तक हुँ, इररिलेवेंट टॉपिक पे, हुँ, जिससे कि लोकतंत्र की चोरी करी जा सके, हुँ, में लोगों का ध्यान भटकाया जाएगा। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर जल्दी ही इसी तरह के प्रश्नों में मिलेंगे क्योंकि आपने जो कहा है, उससे तो लगता है कि मसला जैसा दिखाई पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है और कुछ भिन्न है और उसको देखने के लिए एक ख़ास तरह की नज़र चाहिए, जो शायद आपके पास है और हम लोग उस नज़र को हासिल करने की कोशिश करेंगे आपकी प्रेरणा से। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत बहुत विशाल जी। धन्यवाद आपका।